प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को 1.2 एक्सरसाइज कितना है 1.2 कल भी हुआ था, है ना। तो 4 नंबर तक हुआ था, 5, 6, 7 बचा हुआ, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए, यहाँ n का मतलब हुआ कि यहाँ कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर उसका मान यहाँ रखेंगे, इसको हल करने पर क्या वो 0 पर समाप्त होगा या नहीं, हमको ये चेक करना है। मतलब यहाँ ये करना है कि 6 पे पावर मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है। मान लीजिए हम 1 रखते हैं तो इसको हल कीजिए क्या होगा, 6 ही होगा। अगर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 4 36 हो जाएगा। क्या ये 36 जो है वो 0 पर समाप्त हुआ है। 0 का समाप्त मतलब ये हुआ कि लास्ट में इसका 0 आया है, नहीं आया है। 6 के लास्ट में 0 आया है, नहीं आया है। अब 6 पे पावर 3 रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 का क्यूब कितना होता है 36, 36 छक्के कितना हो जाएगा, कर लीजिए गुना। 36 के 6 हासिल 3, 6 18 19 20 21 216 कितना होगा 216। यानी कि 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 216। क्या 216 जो आया है उसके लास्ट में 0 है, नहीं है। इसका मतलब कि 6 पावर n जो है वो अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। आप बहुत सारे चेक कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह चेक करेंगे। ऐसे तो अब बहुत लंबा हो जाएगा ना, 4 में चेक करना, 5 मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो 5, 6, 7, 8 इन्हें कौन चेक करेगा। इसीलिए सिंपल तरीका ये है कि जो 6 है, ठीक है, इस स्थान पर और कोई भी नंबर है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने पर उसका जो गुणनफल आएगा वो 2 और 5 आना चाहिए। और भी कुछ आ सकता है, लेकिन 2 और 5 आना ज़रूरी है। अगर 2 और 5 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 6 पे अगर पावर पे कुछ भी देंगे तो क्या होगा, वो 0 पर समाप्त हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहीं पर 10 है, 10 पे पावर n, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कोई भी संख्या रखिएगा तो वो 0 पर ही समाप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब अगर n का मान हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, जब n का मान 1 तो कितना होगा 10 पावर 1, तो कितना है 10 होगा ये। क्या 10 जो आया वो 0 पर समाप्त नहीं हुआ। जैसे अगर मान लीजिए 10 पे पावर 2 ले लिए तो कितना होगा 100 हो जाएगा ये। तो क्या 0 पर समाप्त नहीं हुआ, लास्ट में 0 आया ना, इसका मतलब क्या होगा 0 समाप्त हो गया। तो देखिए, 10 का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, देखिए कितना आता है, 2 पंचे 10, 2 5 आया कि नहीं आया है। मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आना चाहिए। और भी कोई संख्या आ जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 आना ज़रूरी है, ठीक है। इसको एक बार मिटाते हैं, फिर समझिए एक बार और। देखिए, बोल ये रहे थे कि देखिए, मान लीजिए 20 है, इस पर आप कुछ भी पावर लीजिए वो 0 पर ही समाप्त होगा। यानी यानी कि अगर n के स्थान पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हम लेंगे वो 0 पर ही समाप्त होगा। प्राकृतिक संख्या सिर्फ, ठीक, और 0 नहीं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अब 20 का अगर हम फैक्टर करते हैं, देखिए क्या सब आता है, 10 आएगा, 5 आएगा और होगा 1 का तो कोई बात नहीं। देखिए इसमें तो 20 का क्या सब आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या 2 5 आया कि नहीं आया है। और 2 आया तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 5 आना अनिवार्य है। और भी कुछ आए तो ठीक, कोई बात नहीं, आया, ठीक है। लेकिन अगर 2 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक ऐसा संख्या है जिसके पावर अगर हम कुछ भी देंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या देंगे तो क्या होगा, 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये तो 0 पर समाप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का कितना होगा, 2 तिया 6, ये तो 2 और 5 के रूप में आया ही नहीं। इसका मतलब वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और
5 उपस्थित नहीं है। यानी अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, क्या वहाँ पर 2 और 5 आता है? नहीं आता। इसलिए 2 और 5 क्या उपस्थित नहीं है ना, उपस्थित नहीं है, यहाँ लिखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर उपस्थित नहीं है समझ में। यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आता है? 2 और 5 नहीं आता है। ठीक है, अगर सिर्फ 2 आ गया तो नहीं, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अगर सिर्फ 5 आएगा तो फिर भी नहीं होगा, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। और भी कोई संख्या आएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार आपका वीडियो देख लेते हैं क्या चल रहा है ना। ठीक है, इसको मिटा दें, ये वाला पहले इसको देख लीजिए एक बार। क्या व्याख्या कीजिए, क्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है? इससे ये चेक नहीं करना भाज्य संख्या है कि नहीं है, यहाँ क्यों है वो रीज़न देना है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य उसको बोलते हैं जो खुद से कटे और किसी और से कटे, है ना। जैसे 4 हो गया, 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, है ना, इस तरह से। तो अगर बोलेंगे 3, तो 3 कौन संख्या है? ये अभाज्य है। क्यों? क्योंकि 3 तो खुद से कट रहा है लेकिन और किसी से नहीं कट रहा। 1 को सिर्फ छोड़ के, 1 तो सबसे कटता है, 1 का कोई बात ही नहीं है। 1 को सिर्फ छोड़ करके बाकी जितना भी नंबर उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो चेक इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड खुद से कटेगा और किसी और से कटेगा, इसका मतलब ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। तो ऐसा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल तरीका से बनाते हैं। देखिए, पहले इसको हल करेंगे फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है, रीज़न देना पड़ेगा। देखिए क्या 7 है, 11 13 प्लस 13। देखिए ये बताइए कि यहाँ और यहाँ ये तीनों गुना है, ये प्लस में है, क्या इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 13 कॉमन ले लीजिए। जब 13 हम कॉमन ले लेंगे, देखिए ये तीनों आपस में गुना में है, तो इन तीनों से हम एक 13 लिए है। ठीक है, तो 13 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुना 11 प्लस ये 13 जो बाहर ले लीजिए, क्या बचा? 1 बचा। कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। देखो क्या किए, 13 कॉमन लिए तो 7 11 बाई 7 11 लिख लिए। ठीक है, प्लस ये 13 कॉमन लिए, हम 1 बचेगा तो 1 लिख दिए। अब इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 13 11 से 70 77 1 78, कितना हो जाएगा? 78। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 × 78, है ना, लिख लिए। तो अगर कोई संख्या गुणज के रूप में है, 2 संख्या का गुणज के रूप में है, इसका मतलब वो क्या होता है? वो भाज्य संख्या होता है। यानी कि अगर 2 संख्या गुणा के रूप में हम लिख दिए, यानी कि गुणज के रूप में, इसका मतलब वो कौन संख्या है? भाज्य संख्या। इसका मतलब ये कौन संख्या हुआ? ये कौन संख्या होगा? भाज्य, क्योंकि 2 संख्या गुणज के रूप में आया ना, इसीलिए क्या होगा? भाज्य संख्या। उसी तरह हम इसको भी करेंगे, है ना। देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना में है, ये प्लस में है। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा क्या कॉमन मिल रहा है कि दोनों में है? देखिए तो 5 ही है कि दोनों में है? 5 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 क्या करते हैं? निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, तो 5 कॉमन जब लेंगे क्या बचेगा? 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, है ना। 1 को लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल लिख लिए, कोई बात नहीं। प्लस ये जो 5 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, तो 1 लिखिए। ठीक है, इन सभी से हम 5 सिर्फ निकालेंगे हैं, तो ये सब बच गया ना, इसको लिख दिए। प्लस ये 5 निकालेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब इसको हल कीजिए। 5 देखिए 7 छक्के कितना होता है? 42 गुना, ये दोनों गुना की हैं। अब इसको कर लिए, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 1 24 ये होगा, प्लस 1 है तो प्लस 1। तो 42 और 24 गुना कीजिए, कितना होता है? साइड में कर लीजिए इधर, 42 गुना 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जो चले 8 9 10, कितना हुआ? 1008। यानी ये कितना हो गया? ये गुना करने में आ गया 1008 प्लस 1, एक जगह पे ही, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 × 1009 आएगा। इन दो जोड़े हैं, ये गुना में है ना, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर गुना है, तो गुना को गुणज के रूप में लिख दिया ना। तो अगर जब कोई संख्या गुणज के रूप में आ गया, इसका मतलब वो कौन संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, आया समझ में? तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वीडियो आया ना क्लियर? ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं कितना नंबर, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर में क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान में, ठीक है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कोई मान लीजिए खेल का ऐसे मैदान है, ठीक है, एक वृत्ताकार है, कैसा, वृत्त के जैसा है, ठीक है। तो इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है, कौन है? सोनिया को कितना मिला था? 18 मिनट। मान लीजिए यहीं से शुरू कर रहा है ना, यहीं से दौड़ना शुरू करता है। उसके बाद जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए यहीं से चक्कर रवि लगाता है, कौन लगाता है? रवि। कितना मिनट लगता है उसको? 12 मिनट। इसी स्थान, दोनों आदमी एक ही जगह से शुरू कर रहा है, ठीक है, तो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? यानी दोनों आदमी इसी स्थान से चलना शुरू करता है, ठीक है, तो कितना मिनट के बाद फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है इसको? 18 मिनट लगता है। अब बताइए इसको 18, सोनिया जो है 18 मिनट, तुम मान लो यहाँ शुरू किया तो वो फट से यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन रवि कहाँ तक? बहुत बहुत यहाँ तक आता होगा, ठीक है। तो फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो दूसरा चक्कर में क्या आ जाएगा? ये फिर आगे यहाँ तक आ जाएगा, ये थोड़ा यहाँ तक आएगा। इसका मतलब कि ऐसा कितना बार में चक्कर लगाएगा, यानी कितना उसको समय लगेगा दोनों को कि दोनों इस स्थान पर पहुँच जाएगा। ये तो बात है कि कुछ ना कुछ मिनट के बाद दोनों एक स्थान में पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि एक बार में ये इतना आता है, ठीक है, तो रवि कहाँ तक आता है? यहाँ तक आता है। दूसरी बार में ये यहाँ तक पहुँचता है तो रवि हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, है ना, ये हो सकता है ना। इसमें क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसका सिंपल एलसीएम ले लीजिएगा। क्या करेंगे? इसका एलसीएम करेंगे, यानी कि 18 और 12 का आप एलसीएम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 9 18, 2 छक्के 12, है ना, 2 9 2 छक्के 12 हुआ। अब 3 से कीजिए, 3 3 9, 3 2 6, अब होगा? नहीं होगा, गुना कर लीजिए, 2 × 3 × 3 × 2, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि यहाँ क्या होगा? पहुँच जाएगा, दोनों साथ में एक स्थान पे। ऐसे तो 18 मिनट में पहुँच जाता है, लेकिन दोनों जब कब एक साथ मिलेंगे, एक ही साथ दोनों कब मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद। यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि सोनिया जब 2 चक्कर लगाएगी और रवि 12 36, यानी कि रवि जब 3 चक्कर लगाएगा तब क्या होगा? दोनों आदमी एक स्थान पे मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अच्छा कैसा लगा वीडियो आपका, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे।